सतीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मेरा दर्शक सवाल मित्रों। सीधा सीधा है कि अभी वापस से जो तेल, सोना, चांदी ऊपर नीचे होने लगा है, वापस से युद्ध कभी भड़क जाता है, कभी कम हो जाता है और वापस से वही हॉर्मूज में ठाई-ठुई होने लग गई है। दूसरी ओर जो निर्मला सीतारमण ने अभी एक संशोधन पेश किया कि डायमंड पे एक छूट दी है। इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देख पा रहे अमेरिका चलें। हैं? हाँ, वहीं चलना पड़ेगा। अमेरिका से बैठकर हम ये देखेंगे कि अगर तेल महंगा होगा तो भारत सस्ता तेल की खोज में रूस में जाएगा। यानी युद्ध होगा और तेल का विपणन व्यवसाय कम होगा, सप्लाई कम होगी और डिमांड बनी रहेगी तो तेल के दाम ऊंचे जाएंगे। यानी जो सोच के उसने ईरान पर आक्रमण किया उसमें यह गलती छुपी हुई है कि तेल का परिवहन अगर रोक दिया गया तो भारत रूस के पास जाएगा ही जाएगा। रूस के पास जाने का मतलब युद्ध के समय रूस को आर्थिक मदद, दिवालिया होने से बचाना, उसके हथियारों की बिक्री बनाए रखना, हथियारों के निर्माण फैक्ट्रियों को चलाए रखना और यूक्रेन में अमेरिका के इरादों को सफल नहीं होने देना है। ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। वो तो सोचता था 5-7 दिन में ईरान को पीट के और मनमर्जी कर लेंगे, पर इतिहास अमेरिका के खिलाफ है। ना इराक में छोड़ के भागे और वियतनाम में छोड़ के भागे। अमेरिका ने कभी कोई युद्ध जीता ही नहीं। और उस छोटे से देश में राष्ट्रपति को उठा के ले गया तो वो तो युद्ध था ही नहीं। उसके तो अंगरक्षकों को भी ब्राइब दे के पटा लिया गया था। उन्होंने यहां तक बता दिया कि यहां सोए हुए हैं। तो अमेरिका में युद्ध जीतने की क्षमता हजारों किलोमीटर दूर से है नहीं। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, पर आप जानते हैं युद्ध जीतने के लिए मानवीय मनोबल की आवश्यकता होती है। आप एक भी सैनिक मरवाना नहीं चाहो और युद्ध जीतना चाहो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? चीन क्यों मार खा रहा है? भारत के सैनिकों को कठिन बर्फ में -40-40 डिग्री में युद्ध करने की आदत है, अभ्यास होता रहता है। चीन के सैनिकों ने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं। उसके हवाई जहाजों का परीक्षण कभी युद्ध भूमि में हुआ ही नहीं, और जहां हुआ वहां मार खा गए। तो अब दो बात हुई, तेल अगर कम बिकेगा तो डॉलर भी कम आएगा। डॉलर कमाएगा तो डॉलर पर कमीशन अमेरिका को नहीं मिलेगा। डॉलर और सोने में आपस में परस्पर संबंध है। आप मार्केट में डॉलर फेंकोगे तो सोने पर असर आएगा, आप सोना खरीदोगे तो भी डॉलर पर असर आएगा। ब्रिक्स देशों ने, अन्य देशों ने भी, ब्रिक्स देशों की नकल में बहुत सारे देशों ने निर्णय कर लिया कि अब हमको नॉन डॉलर बिजनेस करना है। भारत ने कह दिया कि हम उन क्रेडिट कार्ड कंपनियों का जो स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर प्रयोग बंद कर दें और नॉन डॉलर बिजनेस में आ जाएं तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। अब करीब 50 देश ऐसे हैं इस समय जो नॉन डॉलर बिजनेस में आ रहे हैं। मान लो भारत को रूस से लेना हुआ तो रूबल और रुपए में ही विश्वास होगा। जो अकाउंट भारत की बैंकों में खोले गए हैं उनमें रुपया ही डाला जाएगा। रूस का असंख्य रुपये इस समय भारतीय बैंकों में है। अब रूस के सामने ये मजबूरी है कि उस रुपये को खपाए कैसे। वो भारत से खरीद रहा है, तो एक तरह से बार्टर सिस्टम हो गया। मुद्राओं में भी बार्टर हो गया, सामान में तो होता ही है। एक और सीनरी है, बांग्लादेश को और रूस को आपस में व्यवसाय करना है और वो नॉन डॉलर में होना है। रूस में डॉलर चलेगा नहीं, चीन पर विश्वास नहीं। पता है आपको क्या इंतजाम हो रहा है? बांग्लादेश और भारत का व्यवसाय अब रुपये में होगा। रूस को रुपया मंजूर है, भारत का, और बांग्लादेश को भी मंजूर है। वो नीति निर्धारक अमेरिका में बैठ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बातें कंट्रोल से बाहर जा रही है ना।
इस एनालिसिस का अर्थ मैं आपको ये बता रहा हूँ, अमेरिका थक चुका है, अमेरिका के पास मिसाइल्स की कमी आने लगी। वो ईरान का सस्ता सा ड्रोन एक लक्ष्य को उड़ा देता है, और उसको मारने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि उन्होंने अमेरिका में भी महंगाई ला दी है। ईरान ने बता दिया कि वो थकने वाला घोड़ा नहीं है। ईरान पर जब तक 20-30-50 हज़ार सैनिक नहीं उतारे जाएं अमेरिकन, तब तक ईरान को जीता जाना संभव नहीं। पहाड़ी क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र है, और अमेरिका की जनता विद्रोही हो जाएगी अगर एक भी सैनिक मरा, कुछ सैनिक भी मरे तो उनकी जवाबदेही। कितने सैनिक मरे ये भी ट्रंप प्रशासन अमेरिकी जनता से छुपा रहा है। जब ये परिस्थिति है तो डॉलर को बचाने या सोने को बचाने के लिए मार्केट में करेक्शंस आएंगे ही आएंगे। इन देशों ने क्या शुरू कर दिया, सोना और चांदी खरीद के रखना शुरू किया। भारत सरकार लगातार सोना खरीद रही है, सारे देश सोना खरीद, बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालना शुरू कर दिया है, जर्मनी अमेरिका से अपना सोना वापस मांग रहा है, सारे देश अपना अपना सोना संरक्षित करने के लिए स्टेट बैंक्स में रखना शुरू कर दिया, अपने अपने जो राष्ट्रीय बैंक है कि काम आएगा। मुद्राओं पर विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जब ऐसा होगा तो एक ना एक दिन डॉलर पर आधारित व्यवसाय या बिजनेस में करेक्शंस आएंगे। मेरा अनुमान है 5 साल के अंदर अंदर डॉलर बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। और भारत ने क्रेडिट कार्ड पर आपने पढ़ा होगा 1 या 2 ही कंपनियां चलती हैं, है ना। यूपीआई आने के बाद क्रेडिट कार्ड्स की बाट लग गई है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है। विदेशी बैंकों ने भारत से जाना शुरू कर दिया। वो बहुत सामान्य व्यवसाय रखना चाहते हैं, भारत में उनको खतरा नजर आने लगा। तो इन सब का असर उन सब विषयों पर आएगा जिन विषयों की चर्चा आपने हमसे की। अभी जैसे रॉड एंडॉयमेंट को लेकर भी बात हुई, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि शनि और इसके गुरु की वक्री होने का या इस समय क्या है कि शनि, गुरु और शुक्र एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में। इस समय शनि, मंगल और शुक्र के एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में। बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। शुक्र एक दूसरे से, शुक्र और मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में। शुक्र और शनि की परस्पर दृष्टि है। बृहस्पति आपको पता है अगले कुछ सालों तक अतिचारी होते रहेंगे। अभी अभी वक्री थे, अभी अभी अस्त चल रहे हैं, जो 12-13 को उदय होंगे। इसका आप देखना बृहस्पति कैसे करामात करेंगे। ये FCRA बिल पास होगा 12 तारीख के बाद ही, जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे। 13 तारीख तक FCRA बिल को पास होने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए 12 तारीख निकली और FCRA बिल सामने। ये बृहस्पति की कमाल है। बृहस्पति वित्त हैं, बृहस्पति बैंकर हैं, बृहस्पति मुद्रा हैं, बृहस्पति सलाहकार हैं देशों के। इसलिए बैंकिंग सिस्टम पर या मुद्राओं पर बृहस्पति का गहरा प्रभाव है। FCRA बिल को पास अगर होना है तो 12 तारीख क्रॉस करनी ही पड़ेगी और फिर ये हो जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है कि 2-3 दिन तो बहस में तो निकल जाएंगे। मेदनी ज्योतिष में जब ग्रहों के केंद्रीय प्रभाव जब काम करते हैं तो सारे देश को चलाते हैं। देवता बैंकों को चलाते हैं, जनता को चलाते हैं, शासकों को चलाते हैं, शासन परिवर्तन कराते हैं। कौन बचेंगे? जिनकी जनपत्रिकाओं में मूल ग्रह बहुत अच्छे होंगे। एक बात बता देता हूं मैं आपको, एकमात्र बढ़िया ग्रह बुध ग्रह है 9 ग्रहों में, और बुध का संबंध हम अमेरिका से जोड़ते हैं। भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में 5 ग्रह हैं तीसरे भाव में। उनमें शनि शुक्र तो अस्त हैं, बुध और चंद्रमा अस्त नहीं। पुष्य नक्षत्र का जन्म है भारत का, बुध अस्त नहीं है, और कर्क राशि के भाग्य स्थान को देख रहे हैं। मुझे एक भविष्यवाणी कर देनी चाहिए कि आज अमेरिका है, कल भारत होने वाला है। भारत की मौद्रिक नीति विश्व की सबसे मान्य मौद्रिक नीति में हो जाएगी और इसकी मुद्रा विश्व की मुद्राओं में शुमार हो जाएगी। इसके बुध बहुत शक्तिशाली है भारत। मतलब आप इस भविष्यवाणी को थोड़ा सा और स्पष्ट करने।
नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? गुजरात। गुजरात का कोई आदमी बढ़िया पहले है, लाभ की गणित पहले करता है, वो प्रधानमंत्री बाद में कुशल बढ़िया है। 100 करोड़ भी नहीं लगे उनके पिछले 5 साल की विदेश यात्राओं में, और 350 बिलियन का बिजनेस लेके आ गए। बढ़िया 100 रुपये लगा के 200 कमाना चाहता है कि नहीं? ये कह रहे प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में इतना खर्च हुआ। अरे कितना बिजनेस लेके आए, ये तो देखो। किसके लिए लेके आए? भारत के लिए लेके आए। मेरी बहुत पहले की भविष्यवाणी अखबारों में प्रकाशित हुई है, आप राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, आपने भी प्रकाशित की है कि भारत आर्थिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा है। प्रकाशित भविष्यवाणियां। आज भारत की कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं। जगुआर खरीदा ना, नैनो पिट गई, जगुआर में हिट हो गया टाटा। जब भारत की कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं, जब अफ्रीका और यूरोप में चाइनीज कंपनी से टक्कर ले रही हैं और हावी हो रही हैं, चाइना के माल की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, अमेरिका को ठिकाने लगाने की योजना भारत बना। आज इनका एफसीआरए कानून तो अमेरिका में भी है, इसी कानून का टक्कर का। वहां तो कोई नहीं चिल्लाता, वहां उन्होंने सख्ती क्यों बरती है? जब ऐसा ही कानून उन्होंने लागू कर रखा है तो हम क्यों रोक रहे हैं? जब ये सब रोकेंगे तो भारत में मुद्रा बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा, जैन आगे बढ़ेगा। तो इन सब आधार पर हम ये कह सकते हैं आज भारत चौथे से तीसरी जीडीपी में होने जा रहा है। सरकार ने एक 2047 का आंकड़ा तो 1947 के आधार पर दिया है। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट है कि भारत 2035 से 2040 के बीच में चीन से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अमेरिका और चीन को टक्कर देने की स्थिति में होगा और ये विश्व की प्रमुख बढ़िया शक्ति हो जाएगी। मोर एक्सपोर्ट, लेस इंपोर्ट, सबसे बड़ा हथियार विक्रेता हो जाएगा। अमेरिका हवाई जहाज भेजता रहे, भारत तो राइफलों में ही कमा जाएगा, तोपों में ही कमा जाएगा, मिसाइल्स में भी कमा जाएगा। दुनिया भर में 17 देश ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। कितनी गजब की बात है। उस तुर्की ने भारत का विरोध किया, उसने चारों तरफ उसके ब्रह्मोस लगा दी। अब ब्रह्मोस मांगने वाले कई देश हो गए। तो मेरा यह अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जाने वाली है और नरेंद्र मोदी जैसा बढ़िया प्रधानमंत्री, ऐसा शासक अगर 10 साल भी रह गया भारत में तो भारत बहुत आगे जाएगा। भारत की जीडीपी तो बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, पर उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में जीडीपी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूरोप के देश की जीडीपी अच्छी है, पर आबादी कम होने से पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी एंड मनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ये एक भारत में चेंज आना है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, जब भारत का घर घर में छोटे उद्योग होंगे और पूरे संसार को जब वो प्रभावित करेंगे, तो हम लोग सच्चे मायने में सोने की चिड़िया हो जाएंगे। जहाँ तक सोना और चांदी की बात है, ब्रिक्स देशों की शायद ये अप्रत्यक्ष नीति है या प्रत्यक्ष नीति है कि सोना और चांदी खरीद के सरकारी खजानों में बंद रखो और मुद्राओं पर भरोसा ज़्यादा मत करो। यानी जो सोना अब सरकारें खरीदेंगी वो जनता में नहीं आएगा, तो स्मगलिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जो सोने पर भरोसा कर रहे हैं उन सबको मेरी सलाह है, देश के सभी नागरिकों को मेरी सलाह है कि सोना खरीदो तो यूँ मत सोचो 2 महीने में कोई फायदा हो जाएगा। अगर वो लंबी अवधि के लिए सोना खरीद कर घर में रखते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग बहुत बड़े लाभ में जाएंगे, क्योंकि सरकार में गया हुआ सोना जनता में कभी नहीं आएगा और जनता में जो सोना आने की कमी पड़ेगी उसका रिजल्ट सोने के दाम बढ़ने में जाएगा। तो सोने को बॉन्ड की तरह खरीदो, सोने को फिक्स डिपॉजिट की तरह रखो, 2-4 साल के लिए रोको तो आपको लगेगा कि आप फायदे में गए। ये था सोने चांदी और तेल के उतार चढ़ाव पर बात, भारत का आर्थिक भविष्य। आप सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमको अपनी टिप्पणियों से, अपने विचारों से अवगत कराइए। धन्यवाद। नमस्कार।